Good morning, good morning, good morning. Very good morning, everyone. Vishal Anand, very, very good morning. Sorry. अन्वेश, शिल्पी, पवन, शैलेंद्र, कन्हैया, राधे राधे भाई सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत की जाए क्लास की आज की, और आज हम बजट वाले चैप्टर को थर्ड क्लास लेकर आ रहा हूं मैं, जो उसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे हम। एक बार मुझे आप लोग कमेंट कर दें कि सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर तो पहली दो क्लास में हमने बजट की इंफॉर्मेशन पढ़ी है, बजट कौन बनाता है, कौन पेश करता है, बजट कब लाया जाता है, बजट की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर की है, बजट एक्सपेंसेस जो है वो कहां से किए जाते हैं उसके बारे में बात की थी। याद है? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमने सर ये भी पढ़ा है, यहां पर बिल्कुल क्लियर है सब, कि बजट में कौन कौन सी इनकम रेवेन्यू रिसीट है, कौन सी कैपिटल रिसीट है, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, कौन से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और कौन कौन से तरह के डेफिसिट्स हैं, ये हमने पढ़ा था। कोई डाउट क्वेरी हो पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा फाइनली। लेकिन आज की जो क्लास है ना, वो थोड़ा समझने की वाली क्लास है। समझने का मतलब क्या है, देखो, अब हम यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजी है, और कुछ टर्मिनोलॉजी को मैं आपको सामने जो है ना डिस्कस करूंगा। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि इसका क्या मतलब होता है, इसका सेंस क्या होता है जब हम कोई भी सॉरी, चलिए भाई, इफेक्टिव रेवेन्यू भी बताऊंगा, दोबारा से समझना। अब देखो, यहां पर एक टर्म आती है जिसका नाम है फिस्कल कंसोलिडेशन। समझे बात को? बस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दूंगा। फिस्कल कंसोलिडेशन जो होता है, इसका क्या मतलब है, एक लाइन में जस्ट उसका मतलब समझेंगे। एक वर्ड आता है जिसका मतलब है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। एक वर्ड आता है जिसका मतलब है एप्रोप्रिएशन बिल। जब हम बजट पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। इसका क्या मतलब है? और एक वर्ड आता है गिलोटिन। ग्लोटिन, इसका क्या मतलब है? हिंदी और इंग्लिश में जनरली तौर पर इन वर्ड्स को यही कहा जाता है। ग्लोटिन का मतलब क्या है? ये सब बजट में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। एप्रोप्रिएशन बिल, फिस्कल स्टिमुलस या फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि बजट जो है वो एक प्रोसेस है। जब बजट शुरू होता है, हरिकेश याद रखना, तो बजट में जनरली तौर पर पहले प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, मैंने बताया नॉर्मली। उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, बहस होती है, लोकसभा राज्यसभा पास करते हैं, राष्ट्रपति के पास साइन होता है, और उसके बाद लागू होता है। अब जनरली ये पूरे प्रोसेस में बजट को पास कराना पड़ता है। लेकिन जब बजट का लास्ट टाइम होता है, ध्यान से समझना, जब बजट का लास्ट टाइम होता है और बजट पास होने का समय कम बचता है, लेकिन बजट की बहुत सारी कंटेंट पर अभी बहस होना बाकी है, अब क्या करा जाए? या तो आप कहेंगे कि सर बजट के पास होने का टाइम बढ़ा दीजिए, 1 अप्रैल की जगह 1 मई से कर दीजिए, 15 अप्रैल से करिए, 20 अप्रैल से करिए, या फिर एक काम करिए कि अब बिना बहस के ही पास कर दीजिए। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? सर क्या हम इसकी डेट को 1 अप्रैल से आगे बढ़ा सकते हैं? तो मेरे भाई थोड़ा सा गला आज खराब हो रहा है मेरा, तो उसको ध्यान रखिएगा भाई, आवाज आएगी बेहतर तरीके से। तो आप क्या कहेंगे? आप कहोगे सर वक्त को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि 1 अप्रैल से बजट लागू होना है तो 1 अप्रैल से ही होगा। अब जिन चीजों पे बहस हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, और जिन पर डिस्कशन नहीं हुआ है एंड में, उनको लास्ट में बिना डिस्कशन के पास कर दो। ये जो प्रोसेस होता है, आप चाहो तो एक एक करके लिखना, या 2-2 लाइन 3-3 लाइन की जरूरत पड़ेगी बस मुझे, 2-2 लाइन की। सर ग्लोटिन क्या होता है? जब बजट प्रक्रिया के अंत समय में, अंत में बिना बहस के या बिना चर्चा के, बिना बहस या बिना चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी देना। कोई भी प्रपोजल है, कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी जो बजट पेश किया गया उसके अंदर जो अप्रूवल है वो देना है,
और उस पर बहस करने का टाइम जो है वो नहीं बचा है, तब ऐसे केस में क्या करा जाएगा, तो उसमें डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो विदाउट डिस्कशन जो है वो कर दिया जाएगा, या अंत में बिना बहस के ग्रांट को मंजूरी देना, यानी कि अनुदान को मंजूरी देना। इसे कहते हैं अनुदान देना, यानी कि किसी मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा, किसी डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है टू पास्ट डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट डिस्कशन। ये सबसे लास्ट में प्रोसेस होता है, कब, जब एंड होने वाला हो, विदाउट डिस्कशन एट एंड ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस के लास्ट में, इस पूरी प्रक्रिया के लास्ट में इसको अपनाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि ठीक है सर, जिन पर बहस हो गई उन पर बहस कर लेंगे, और नहीं हो पाई तो लास्ट में बिना बहस के पास कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बजट का पैसा जो है वो कहां से लाया जाता है? बजट के जितने भी खर्चे होते हैं वो कहां से होते हैं? आप कहोगे, उस आपने बताया कंसोलिडेट फंड से होंगे। जब पूरा बजट पास हो जाएगा, सारे डिमांड पास हो जाएंगी, अब फाइनली हो गया कि 45 लाख करोड़ इस बार बजट में लगेंगे। भाई यही होगा ना बजट में, कि सर पूरा बजट में हर किसी का 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ सब कुछ पास होके पता चला 45 लाख करोड़ है। कहां से आएंगे ये 45 लाख करोड़ रुपए? आपने कहा इसे कंसोलिडेट फंड के नाम से होगा, वो निकाल लो। तो मुझे बताइए, जो कंसोलिडेट फंड के नाम से निकालेंगे तो उसके लिए एक बिल चाहिए होता है, याद रखना। तो बजट व्यय के लिए, बजट के खर्चों के लिए जो संचित निधि है, वहां से पैसा निकालने के लिए, बजट के व्यय के लिए संचित निधि से धनराशि जो निकाली जाएगी उसको पास कराना पड़ता है, निकालने का बिल। एक बिल पास कराना पड़ेगा कि ठीक है भाई, हमने इतना बजट बना है, अब हम इस बिल को यहां से पैसा लेंगे, तो आप अप्रूव कर दी। तो संसद इसको भी पास करती है, टू विड्रॉल। ये क्या है? एक बिल है सर, किस लिए? टू विड्रॉल मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कि हम पैसे को निकालेंगे यहां से फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड फॉर बजट एक्सपेंसेस। तो बजट के खर्चों को करना है, इसके लिए हमें बजट के एक्सपेंस के लिए एक बिल पास करना होगा, ताकि कंसोलिडेट फंड से पैसे को निकाल सके। कोई बात नहीं, आप ऊपर से नोट कर लेना, भाई मैं लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, मुझे पता है ना किस प्रोसेस के बाद आपको क्या समझ में आएगा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि सर कई बार ऐसा होता है कि सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। सरकार को लगता है कि हमें इस बार ज्यादा खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। जब सरकार अपने खर्चों को बढ़ाने का काम करती है, भाई सरकार की दो सोचें हैं। एक सोच है कि मुझे डेवलपमेंट करना है तो खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। एक सोच नहीं, मुझे डेफिसिट कम करना है, घाटा कम करना है, उधार कम लेना है, इसलिए खर्चे कम करने पड़ेंगे। भाई एक में खर्चे बढ़ाना है तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, एक में खर्चे कम कर दोगे तो उधार कम लेना पड़ेगा। यस कहोगे तो बस पता चलेगा कि हाँ समझ में आ गई। सर इसमें से एक वर्ड है फिस्कल स्टिमुलस के नाम से। देखो ये जो प्रोसेस है ना, जिसको हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, इसके तहत, इसके अंतर्गत या इस पॉलिसी में, इसका मतलब क्या होता है? राजकोषीय प्रोत्साहन कहते हैं सर इसे। इसमें इसमें सरकार द्वारा अधिक व्यय या कम टैक्स का प्रावधान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोसेस एक्चुअल में, जिसको हमने क्या कहा सर? फिस्कल स्टिमुलस कहा। अब ध्यान से समझना है सर, इसका मतलब समझ में आ रहा है हमें? फिस्कल स्टिमुलस में क्या होगा कि हमें एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं मार्केट के अंदर। जो ऐसी इस पॉलिसी है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं? मनी को लेकर आना है, हमें पंप करना है, पैसा लेकर आना है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंसेस, ताकि पैसा बढ़ जाए मार्केट में, एक्सपेंसेस
भाई पैसा बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, कोई सामान बनेंगे। एंड लो टैक्स रेट्स, या फिर टैक्स रेट को कम कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि भाई बाजार में लोग जब कम पैसा टैक्स देंगे तो उनके पास ज्यादा बचेगा, वो उसको ज्यादा खर्च कर सकते हैं। चलिए भाई कोई बात नहीं, और आप समझे भाई ध्यान से। तो आपने कहा सर जब गवर्नमेंट हाई एक्सपेंसेस करती है, अब इससे क्या होगा मुझे ये बताइए सोचकर। तो आप कहोगे सर फिस्कल स्टिमुलस प्रोसेस में डेवलपमेंट बढ़ेगा, लेकिन लेकिन सरकार पर डेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा खर्चा है तो उधार भी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस जिसमें ज्यादा खर्च किया जाता है उसे स्टिमुलस कहते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन किसे कहते हैं वो समझो। देखो, फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं कि जब सरकार ये सोचती है कि हमें कैसे अपने खर्चों को, अपने घाटे को, अपने डेट को कम करना है, इसमें सरकार बजट घाटे व ऋण को कम करने का प्रयास करती है। जब सरकार कहती है कि नहीं हमें घाटा कम करना है, लोन कम लेना है गवर्नमेंट टू रिड्यूस डेफिसिट्स एंड पब्लिक डेट, तो जब सरकार डेट कम करने का सोचती है उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। जब खर्चा बढ़ाने का सोचती है तो उसको स्टिमुलस कहा जाता है। जो बिल पास किया जाता है उसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं, और ग्लोटिन कहते हैं उस प्रोसेस को जिसके बाद बजट को बिना डिस्कशन के भी पास किया जाता। आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से लिखिएगा। करता सारा पैसा हार गया था, हो सकता है भाई प्रियांशु, बिल्कुल, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो बिल्कुल भाई, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बहुत खराब है भाई, मत करा करिए, कोई भी ना करे, ठीक है। पहले आप इसको डन कर ले एक बार। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होने वाला है। एक बार डन कर लेंगे इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सरकार घाटा और ऋण कम करने के सोचे तो कंसोलिडेशन, सरकार ज्यादा खर्च करे डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए तो स्टिमुलस, सरकार कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालना है उसके लिए बिल आए तो अप्रोप्रिएशन, बिना बहस के अंत में पास करने की बात आए तो ग्लोटिन कहते हैं। स्टिमुलस का मतलब है सरकार जैसे भी लग रहा है कि डेवलपमेंट बहुत पीछे है सर, अभी मान लीजिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है देश के अंदर, उसको बढ़ाना, क्या करोगे सर? जब एंड में आपको डिस्कशन बढ़ाना, जब आपको डेवलपमेंट बढ़ाना हो तो आपको ज्यादा एक्सपेंस करने होंगे, ज्यादा सड़कों को निर्माण करना है, ज्यादा स्कूल, ज्यादा कॉलेज, ज्यादा हॉस्पिटल, कुछ भी बनाना है। अब उसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी करना होगा, और ज्यादा खर्च करना है तो उसके लिए ज्यादा लोन भी लेना पड़ जाएगा फिर। तो भाई दो प्रोसेस होगा है ना, एक जिसमें डेवलपमेंट बढ़ाना है तो ज्यादा एक्सपेंस करने होंगे, एक जिसमें डेट कम करना है तो उधर घाटा कम करना है तो डेट कम हो जाएगा वहां से। तो जब डेट कम करने के बारे में सोचे तो कंसोलिडेशन, जब डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए ज्यादा खर्च करने के लिए सोचे तब वो स्टिमुलस कहलाता है। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि सर हमारा घाटा जो है वो एक्चुअली क्या है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखना, एक और बात समझना कि सर हमारा घाटा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब हमने क्या करा, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। हमारे पास दो तरह के डेफिसिट होते हैं, एक का नाम है फिस्कल डेफिसिट और एक का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। बाकी डेफिसिट और भी हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। एक हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट और एक है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। देखो हर सरकार को क्या चाहिए, वोट चाहिए, मेरी बात समझना। हर सरकार को क्या चाहिए, आप कहोगे सर हर सरकार को वोट चाहिए। भाई मान लीजिए कि आपके गांव में एक सड़क बन जाती है तो आप क्या कहेंगे, सर हमारे गांव में इस विधायक ने सड़क बना दी, हमारे गांव में मोदी जी ने सड़क बना दी, हमारे गांव में कोई और प्रधानमंत्री था उसने सड़क बना दी, तो हम उसको वोट देंगे, सड़क बनाई हमारे। अब वो पैसा आया कहां से था ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि हमारे गांव में एक सड़क बनाई गई है और सड़क को बनाया है, तो फिर ऑब्वियस है हम उसका सपोर्ट करेंगे। अब हो क्या रहा था यह हमारे भारत में कि लगातार लगातार, याद रखना, बार बार क्या हो रहा था सर कि घाटा जो है बढ़ता चला जा रहा था, कि घाटे से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे सन 2003 के अंदर, उन्होंने एक कानून पास किया था जिसका नाम था FRBM एक्ट। अब उस कानून में उन्होंने कुछ बातें कही कि ऐसे तो घाटा जो है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, भाई इसको रोकने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम घाटे को रोकेंगे नहीं, भाई घाटे को रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तब हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक कानून पास किया और उस कानून के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम इस घाटे को लगातार कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ परसेंट जो है वो कम करते हुए चले। जब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कम करते हुए चलेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो डेफिसिट है, ध्यान से समझना, 2003 के कानून में क्या कहा कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो मैंने आपको बताया है कैसे निकलता है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू लॉ रिसिट करके, इसको क्या करें, देखो हर साल 0.5% कम करें। इसको क्या करें, हर साल 0.5% क्या करें, कम करें। तो जब हर साल हम कोशिश करेंगे कि 0.5 कम करें, भी मान लो इस बार 6 था तो अगली बार 5.5 करें, फिर अगली बार 5 करें, ऐसे करते करते इसको कहां पहुंचाना था, आपने कहा सर 0 पे पहुंचाना था। और जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा, जो मैंने आपको बताया, जो क्या बताता है हमें कितना उधार लेना है सर इस बार, उसमें ये कहा कि हर साल 0.3% क्या करें, हर साल इतना कम करें। मान लो अभी 6 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगली बार उसको 5.7 पर लाओ, उसके बाद 5.4, धीरे धीरे रिड्यूस करते चलो, और एक समय ऐसा आएगा कि ये 3% हो जाए। बात समझ रहे हो? सॉरी भाई। तो आपने कहा सर ये घाटे को कम करने का एक अच्छा प्रोसेस था, और ये कानून 2003 में पास हुआ था, और इस टारगेट को रखा था 2008-9 में कि हम अगले 5 साल में धीरे धीरे कम करते करते हर साल इतना इतना कम करेंगे। तो 2008-9 वर्ष जब आएगा तो हम ऐसा पूरा कर लेंगे। अब सोचिए जरा, 2008-9 को गए हुए कितने साल हो चुके हैं सर, लगभग 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में बीजेपी की सरकारें भी रही हैं, इन 15 सालों में कांग्रेस की सरकार भी रही देश में, लेकिन सोचिए इन 15 सालों के बाद क्या सर आज हम इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं? तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल नहीं भाई, हम इस टारगेट को आज भी अचीव नहीं कर पाए जो 15 साल पहले होना था। और इधर आकर तो कोविड के कारण डेफिसिट और बढ़ गया। क्यों? कोरोना में इनकम आई नहीं, सरकार पे टैक्स आया नहीं, कारोबार हुआ नहीं, और सरकार के खर्चे बढ़ गए कि कोरोना में वैक्सीनेशन के बहुत बड़े खर्चे, और उसके अलावा गरीबों को अनाज देने के खर्चे, और भी बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट ने करे। तो ये जो, लेकिन आप कहेंगे सर कोविड तो अभी आया 2019 में, 2020 में कह लेंगे, लेकिन 2020 को भी 12 साल हो चुके थे इस बात को। तो इन 12 साल में तब तो नहीं हुआ, अब हम कोविड कह रहे हैं, लेकिन कोविड ने पिछले 3 साल में हम इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले के 12 साल क्यों नहीं हुआ तब भी। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है ना, उसका मेजर इश्यू जो है वो ये है ही नहीं कि वो इसको कम करे या ज्यादा करे, उसका इंपॉर्टेंट है उसके वोट बैंक पर, उससे फर्क पड़ता है कि उसको वोट किससे मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा देखो यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई आप जो भी पढ़ रहे हैं भाई ध्यान से समझें कि सर ठीक है, यहां पर हमने एक प्रोसेस को फॉलो किया, और उस प्रोसेस के माध्यम से देखो मैं आपको बताऊंगा, जो वो लिखना मेरे साथ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दूंगा, आप इस बात को याद करेंगे। चलो, सिर्फ एक पेज आपको लिखना है, इस वाले को आप लिखेंगे प्रभाकर, प्रियांशु, और मैंने बताया सर ये कानून है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कानून है, 2003 में आया था। मैं यहां पर एक बात और लिख देता हूं, ये 2004 में लागू हुआ था। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है लागू कब हुआ, 2004 में, 3 में पास करा, 2004 में लागू हुआ, यानी अप्लाई 2004 से शुरू हुआ। इसमें यह कहा गया हम हर साल क्या बताएंगे, हर साल बताएंगे राजकोषीय घाटा कितना, हर साल बताएंगे राजस्व घाटा कितना, हर साल बताएंगे कितना डेट है जीडीपी के मुकाबले और कितना टैक्स है जीडीपी के मुकाबले। 4 बातें हर साल बताई जाएंगी। फिस्कल डेफिसिट को हर साल हम क्या करें, 0.3% कम करें तो 3% पर आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट को हर साल 0.5% कम करें तो 0 पर आ जाएगा। और हमारा जो डेट है, हमारा जो कर्ज है हमारे ऊपर, वो 60% होना चाहिए जीडीपी का। केंद्र सरकार हो तो उस पर 40% और राज्य सरकार हो तो उस पर 20%। ये 3 टारगेट रखे गए हमारे। हमारे ऊपर डेट 60% से ज्यादा ना हो, हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% के ऊपर ना हो, और रेवेन्यू डेफिसिट 0। आज तक तीनों में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। अब इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल टाइम देंगे, आराम से लिखिए।
चलिए, 0.5% जीडीपी हर साल कम करना है सर, जिसका डिस्कशन नहीं हुआ बाद में लागू होगा। हाँ, लागू सारे होंगे सर। चलिए भाई, ओनली नोट्स अपलोड है बट एक भी नहीं है पीएनजी। कोई बात नहीं भाई, पीएनजी आ जाएगी आलोक। पीएनजी नोट्स के ही साथ अपलोड करा रहा हूं मैं। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा रहा हूं वो उसी के साथ अपलोड हो रहा है भाई, तो याद रखना। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा ये बताना होगा। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा बताया जाएगा। डेट कितना है जीडीपी के मुकाबले वो बताओ, ऋण बताओ यानी, और टैक्स बताओ कितना जीडीपी के मुकाबले कितना टैक्स ले रहे हो हर साल। तो हर साल 0.3% जीडीपी का, जीडीपी के जैसे भी मान लो अभी कहोगे आपकी जीडीपी का 6% है तो अगली बार 5.7 होना चाहिए। मैंने कहा 0.3 लगभग हर साल आपको घटाना है। इंडिकेटर में 4 बातें बतानी। इंडिकेटर का मतलब है कि हर साल आपको ये 4 चीजें देनी है। जीडीपी व ऋण का अनुपात कितना है, जीडीपी व ऋण अनुपात कितना है। जीडीपी व ऋण का अनुपात बताना है कि कितना है हमारे ऊपर अनुपात जीडीपी पे। जीडीपी व टैक्स का अनुपात बताना है। राजकोषीय घाटा बताना। ये 4 चीजों को हर साल बताना होगा। बाकी कोई डेफिसिट बताओ या नहीं बताओ कितना परसेंट है, और राजस्व घाटा कितना परसेंट है। ठीक है, तो भाई घाटा कभी तो खत्म करोगे ना, कभी नहीं करोगे भाई। सजेशंस का लास्ट पॉइंट बताता हूं। तो आपने ये कहा कि ठीक है सर, हमें घाटे को धीरे धीरे कम करना है। ठीक है भाई, हर साल 0.3 करेंगे तो 3 पर आ जाएंगे यहां पर, इसमें हर साल 0.5 करेंगे तो यहां 0 पर आना है, लास्ट खत्म करना है। इसमें यह कहा जैसे मान लो हमारी जीडीपी है $3 ट्रिलियन फॉर एग्जांपल, मैंने बताया हुआ है, वैसे पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कि हमारी जीडीपी है 3.5 के आसपास, 3 मान लो एग्जांपल के लिए। अब उस 3%, 3 ट्रिलियन जीडीपी का जो हमारे ऊपर ऋण होना चाहिए ना, अब 3 का 60% कितना होता है, 1.8 होता है सर। तो 1.8 ट्रिलियन से ज्यादा हमारे ऊपर ऋण नहीं होना चाहिए। और इस 1.8 ट्रिलियन का जो ऋण होगा, 60% जो ऋण होगा जीडीपी का, जो केंद्र की सरकार है वो भी ऋण लेती है और राज्य की सरकार भी लेती है। तो केंद्र की सरकार पर जीडीपी का 40% तक मैक्सिमम, और सारी राज्यों की सरकारें मिलाकर 20% तक मैक्सिमम ऋण होना चाहिए। इससे ज्यादा लोन अगर वो लिए हुए हैं यानी डेट ले आओ तो उसको कम करो, उसको रीपे करो, लेकिन अभी कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। तो ऋण को कंट्रोल में लाना है, डेफिसिट को कंट्रोल में लाना, इसलिए यहां पर तो अगर पूछे कि बताओ एफआरबीएम कानून किस लिए लाया गया, तो ये सवाल बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बजट के घाटे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून लाया गया था, तो उसका नाम है एफआरबीएम कानून। अच्छा, अब मेरी एक बात समझ के बताना, इतना आपने लिखा सर, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, कोशिश करूंगा टाइम मिले तो मैं सवाल भी दिखाऊंगा आपको। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना। सर हमें देश के लिए बजट बनाना है, बहुत ध्यान समझो, हमें अपने देश के लिए बजट बनाना है। बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय संभालता है और वित्त मंत्रालय इस काम को अच्छे से करने की कोशिश करता है, लेकिन आप जानते हैं हमारा बजट हमेशा घाटे में आता है। मैं आपसे एक लाइन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप अपने घर के बड़े हो, मान लीजिए आप अपने घर में कोई काम करते हो, सिर्फ अपनी मर्जी से वो काम करते हो, अपनी चलाते हो कि भाई मुझे ऐसा करना तो ऐसा ही होगा, वो ज्यादा बेहतर होता है।
या मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई, आप ऐसे लोगों से भी इंफॉर्म कर लीजिए, ऐसे लोगों से भी मशवरा कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए जो उस फील्ड से रिलेट करते हो, यानी जो आपको बता सके कि ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। अगर कुछ लोग मशवरे से काम करते हैं, राय से काम करते हैं, एक दूसरे की एडवाइस लेकर काम करते हैं, वो काम ज्यादा अच्छा होता है, या वो काम जहां एक अकेला इंसान अपने फैसले करता है। अब हो सकता है उस अकेले के फैसले ज्यादा कभी अच्छे हो जाए, कभी बुरे हो जाए, लेकिन अमूमन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है कि जो एडवाइस लेकर काम होता है ना सर, वो ज्यादा बेहतर होता है ना भाई। जैसे हमारे में एक कहावत है कि जो मशवरा है ना उसमें खैर है, यानी कि मशवरे से चलोगे, लोगों से राय लेकर चलोगे, बातचीत करो ऐसे लोगों से जिसमें डिसीजन मेकर हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर चलोगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पहले आप मुझे बताइए, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि भाई कि केंद्र सरकार को बजट बनाना है, कि सरकार ही ये बजट बनाने का फैसला ले, या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई क्या करना चाहिए। आप कहोगे सर ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा कि कुछ लोगों से बात कर ली जाए। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे खुद सोच के बताओ कि वित्त मंत्री को किससे बात करनी चाहिए। अच्छा बजट बनाना है, स्ट्रांग बजट बनाना है, देश की तरक्की करनी है, आपके दिमाग में कौन से लोग आते हैं जिनसे बात कर लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, ट्राई करो, कोशिश करो कि आप खुद अपने आप को एक इन्वॉल्व करो बात में। तो आप कहोगे सर आरबीआई गवर्नर से बात कर लेते हैं, आरबीआई का गवर्नर तो दे सकता है ना एडवाइस, आरबीआई गवर्नर को बुला लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं। सारी जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार भी इकोनॉमी का हिस्सा है सर, तो वहां पर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर शेयर बाजार में सेबी होता है, एक सेबी नाम की संस्था, उसके चेयरमैन को बुला लेते हैं। जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनियों का जो हेड होता है, इरडा कहते हैं उसे, आईआरडीए, उसके हेड को बुला लेते हैं। कोई जो आईएएस ऑफिसर जो हमारे सेक्रेटरी बन जाते हैं, उनको इनवाइट कर लेते हैं। और इन सबकी राय लेने के बाद ये जो डिसाइड करते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट बना लेंगे। जो इकोनॉमिस्ट के प्रोफेशनल लोग हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। बस यही समझना था, मैं यही चाहता हूं भाई, आप लोगों के दिमाग में ऐसे फिट होना चाहिए ना कि जैसे आप खुद बना रहे हो बजट को, कि सर ये बात समझ में आ गई कि अब हमें करना क्या है। अब देखो भाई, तो मैंने ये कहा सेबी का इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे सेक्रेटरी हैं, इस तरह के लोगों को बुलाओ ना जो उसमें बात कर सके। आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के गवर्नर। अब मेरी बात को पहले बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो भाई मैं आपको एक सी ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि बहुत बड़े लेवल पर हम बात करते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि सर यहां पर हमें इस बार कुछ अच्छा करने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि कुछ बेस्ट किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। अब मेरी बात समझना, 2 मिनट समझना लिखने से पहले। आपने कहा सर एक संस्था बनाते हैं एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। क्या लाना है, स्टेबिलिटी लानी है, डेवलपमेंट करना है। इसलिए अब हमने क्या करा, 2008 में रघुराम राजन जो थे, पहले आरबीआई गवर्नर नहीं थे, बाद में बने हैं वो, तो रघुराम राजन ने कहा था कि हमें एक संस्था बनानी चाहिए, और हमने उस संस्था को बनाया 2010 में। बात सीधी सी है, 2008 में एक कमेटी ने कहा, 2010 में हमने बना दिया। उस समय प्रणब मुखर्जी हमारे मंत्री, वित्त मंत्री हुआ करते थे। और ये जो बनाई है संविधान में नहीं, इसका कानून नहीं है, ये एक मशवरा है, बस समझना, एक एडवाइस है लोगों की। तो इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी नहीं है, यानी कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है। अब इसमें किस किस को बुलाया, देखो इसमें बुलाया वित्त मंत्री को, वो तो होगा इसके अंदर, वो तो चेयरमैन है इसका। और किसे बुलाया जाएगा, आरबीआई का गवर्नर, इस समय कौन है, शक्तिकांता दास। सेबी की चेयरमैन अभी कौन है, नाम याद नहीं करने आपको, माधावी पुरीबज। आईआरडीआई के चेयरमैन जो इंश्योरेंस का हेड है, इसके हैं देबाशीष पांडा। पीएफआरडीए, पेंशन का जो काम होता है ना, पेंशन, वो भी पैसे का ही काम है, पेंशन फंड का, उसके चेयरमैन को बुलाया गया दीपक मोहंती। आईबीबीआई, आगे बताऊंगा इसके बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जो कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, उसके लिए चेयरमैन। जो देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो देश के आर्थिक सलाहकार हैं, उनको बुलाया गया। जो देश के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उसको बुलाया गया। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी आर्थिक मामलों का विभाग जो बजट बनाता है सर, उसके सेक्रेटरी को बुलाया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी को बुलाया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को। सर इन सबको बुलाकर बात करेंगे और ये जो एडवाइस देंगे
वो हमारे वित्त मंत्री जो होंगे देश के, या निर्मला सीतारमन जो इसमें चेयरमैन है सर, वो इसके साथ काम करेंगी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये संविधान में नहीं है, ये कानून में नहीं है, ये अलग से बात की गई कि ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग करेंगे, हर बार बजट से पहले इनकी मीटिंग कराई जाती है ना, कुछ बढ़िया। पहले बताओ भाई, आपको फील आना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं ना, जब आप खुद में बिलीव करते हो तभी चीजें आसान लगती है, रास्ते बनते चले जाते हैं। और अगर आप खुद ही पहले से सोचोगे कि इकोनॉमिक्स से इतनी टिपिकल है, हमसे नहीं होगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा भाई। तो पहले बताइए, खुद का विश्वास बढ़ रहा है या नहीं? तो इसको लिखेंगे कि एफएसडीसी को रघुराम राजन ने कहा था, इसको 2010 में वित्त मंत्री ने बना दिया, ये एक गैर संवैधानिक संस्था। और ये कुछ मेजर नाम हैं, सारे नाम भी नहीं आते, मैं आपको बताऊं, आपके लेवल पर आपके एग्जाम में अभी तक सारे नाम नहीं पूछे गए, बस पूछा गया इसका चेयरमैन कौन होता है। सिर्फ इतना पूछा जाता है, इसका चेयरमैन कौन होता है एफएसडीसी का? जवाब होगा कि देश का वित्त मंत्री होता है, बस। बाकी कुछ नहीं पूछा गया अभी तक तो, लेकिन हम तैयारी पूरे की करेंगे। अब नोट कर लीजिए, अब नोट कर लीजिए इसे, तैयारी कंप्लीट की होनी चाहिए। आईबीबीआई कैसे इन्वॉल्व है? आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी का संस्था है, आगे बताऊंगा इसके बारे में, आएगा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी, यानी जो कंपनी दिवालिया हो जाती, सुना होगा आपने कि ये कंपनी के पास पैसा नहीं है। जैसे अभी उन्होंने बताया अपना सनी देओल जी ने कि गदर आने से पहले भाई एक समय था जब उनका घर की नीलामी होने का समय आ गया था, वो दिवालिया हो गए थे, उनकी कंपनी डूब गई थी, फिल्में चल नहीं रही थी, ये सब कुछ बताया ना उन्होंने, वो बताऊंगा मैं। इंसॉल्वेंसी वाला केस आईबीबीआई में आता है, चाहो तो अलग से गूगल से फुल फॉर्म वगैरह ढूंढ के लिख लेना, जो मैंने यहां लिखा वो लिखना, बोर्ड वाली की जरूरत नहीं है, बॉक्स वाला मत लिखना भाई, बॉक्स वाला मत लिखना, बस यही लिख देना। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छी बात है। तो 2008 में इसे कहा गया, 2010 में इसे बनाया गया, और ये गैर वैधानिक है, यानी कानून में नहीं है। वित्त मंत्री चेयरमैन होंगे, यही सवाल बड़ा है, यही पूछा जाता है। बाकी नाम भी लिख सकते हैं, आरबीआई गवर्नर, सेबी का चेयरमैन, आईआरडीए, पीएफआरडीए, आईबीबीआई, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और बाकी सेक्रेटरी। चलिए भाई, ये बॉक्स वाला नहीं लिखना, बॉक्स वाली की जरूरत नहीं है वैसे, बॉक्स वाला नहीं लिखना।
तो गैर वैधानिक है, याद रखना। चलिए, कोई बात नहीं सौरभ। और तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सौरभ हो जाएगा ना, लिखना इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। अब मेरी बात को समझो भाई, क्योंकि देखो थोड़ा सा ना आपको भी ध्यान देना पड़ता है चीजों को, कि सर एकदम से कोई भी चीज नहीं हो सकती, टाइम लगता है हर चीज। भाई आपने बजट इतना लंबा पढ़ रहे हैं, लगातार प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ध्यान से समझना बात को मेरी, कि सर बजट हम लाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूं, आदिल, वसुदेव, एवरीवन ध्यान से सुनना। सर हम बजट लाए और हमने ये कहा कि हम डिफेंस पर बजट में 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे। ध्यान से सुनना बात, कि बजट में कितने खर्च करेंगे, 4 लाख करोड़। ये कब से कब तक का होता है? आप कहोगे सर ये डिफेंस पे खर्च होगा, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है ना भाई, यही रूल है ना। अप्रैल से मार्च के 1 साल का होता है सर ये, कि हम बजट में इतना डिफेंस में खर्च करेंगे। अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए सरकार ने बीच में आकर, ये लगा सरकार को नवंबर में आकर, अक्टूबर में आकर, दिसंबर में आकर, सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, 4 नहीं, ज्यादा की जरूरत है हमें, 4 नहीं, हमें कितने की जरूरत है, 5 की, कि हम तो डिफेंस में 5 लाख करोड़ की खर्च करना पड़ेगा हमें। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ सर, जब ये पास करा था फरवरी के आसपास, अप्रैल में, तो हमें तो 4 लाख की परमिशन मिली थी। जब 4 लाख की परमिशन मिली थी, तो अब हमें 5 करने हैं, तो अभी हमें 1 लाख की परमिशन और लेनी पड़ेगी या नहीं? बस इतना बताओ मुझे, कि सर मान लीजिए कि हमें बजट में ज्यादा खर्च करना पड़ते, तो फिर क्या होगा सर? तो आप कहोगे सर यहां पर अगर हम बजट में ज्यादा खर्च करने लगेंगे तो हमें यहां पर और अप्रूवल चाहिए होगा। सर यहां पर मान लो जो जो ऐसी चीजें हैं जो हमें लग रहा है कि हमारा टोटल बजट 45 लाख करोड़ था, फिर हमें लगा नहीं इस बार का बजट जाएगा 49 लाख करोड़, तो हम 45 की परमिशन ले चुके हैं, लेकिन 4 की परमिशन तो अभी लेनी पड़ेगी ना कम से कम। तो अब इसके लिए क्या करा जाए? तो देखो, कभी कभी आप देखोगे ध्यान से, अभी नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, अब आ जाएगा किसी ना किसी राज्य का या देश का, तो ये बीच में भी बजट ले आते हैं, लेकिन ये प्रॉपर बजट नहीं होता, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट। यानी जब सरकार को बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तब उस केस में उसे क्या कहते हैं सर? उस केस में उसे सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री समझ में आ रहा है यहां पर क्या है? हिंदी में अनुपूरक बजट। ठीक है, अनुपूरक, इसका क्या मतलब है सर? तो इसका सीधा सा मतलब है, बजट की जो धनराशि है उसको बढ़ाने के लिए, बजट के पैसे को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा बजट लाया जाएगा, बजट को पूरा करने के लिए जो एडिशनल लेना होगा, अतिरिक्त धनराशि का जो प्रावधान होगा, जो एक्स्ट्रा पैसे का प्रावधान होगा, वो इस बजट से होगा। समझ में आ गई बात? एडिशनल और जो लेना पड़ेगा, प्रोविजन ऑफ एडिशनल फंड, प्रोविजनल ऑफ एडिशनल फंड
टू फुलफिल या टू प्रोविजन ऑफ एडिशनल फंड फॉर बजट। तो बजट के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लेना होगा उसी को कहा जाएगा सप्लीमेंट्री। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए कि जनरली साल में बजट एक बार आता है। बहुत ध्यान से समझना, बजट साल में कितनी बार आता है सर? एक बार आता है। सप्लीमेंट्री आए उसे गिना नहीं जाता। लेकिन अब जिस साल चुनाव होता है, मुझे बताइए उस साल क्या होता होगा? आप कहोगे सर जिस साल चुनाव होता है, मान लीजिए 2024 में चुनाव होगा, आने वाला साल कौन सा है? 2024 का है सर, चुनाव का साल होगा। अब मान लीजिए 1 फरवरी को बजट आएगा। अब जो 1 फरवरी को बजट आएगा, आपको क्या पता है कि सरकार उसी पार्टी की रहेगी सर? भाई मान लो 1 फरवरी को बजट आएगा तो ये कितने टाइम का आएगा? क्योंकि हमें पता है सर इसके बाद अप्रैल और मई के महीने में चुनाव होंगे मोदी जी के। अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे। हो सकता है, भाई ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि चुनाव हार जाएं, और चुनाव हार गए और नई पार्टी सरकार बनाएगी तो जुलाई से या जून से नई सरकार जब चलेगी तो वो मोदी जी का बजट क्यों पास करेगी? वो मोदी जी वाला बजट क्यों चलाएगी? वो तो अपना बजट बनाएगी। भाई सोचने की बात है ना कि भाई मान लो अप्रैल मई में चुनाव होंगे और उसके बाद सरकार बदल गई, वो अपना बजट चलाएगी। या फिर मान लो ये मोदी जी ही पीएम बन गए तो कहेंगे भाई अब हमारी नई सरकार बनी है, नए मंत्री बने तो नया बजट लेकर आना पड़ेगा। जिस साल चुनाव होता है, ध्यान से सुनना, उस साल 2 बार बजट आता है। जिस साल चुनाव का वर्ष होता है उस साल 2 बार बजट आता है। सर ये अलग है या उसके अंदर? वो एफएसडीसी हो गया था, एफएसडीसी के बाद एक पॉइंट है सप्लीमेंट्री बजट। एक बजट अब हमारे पास सर 2 ऑप्शन है। एक काम करते हैं सर, क्योंकि यहां पर जून से बात शुरू होनी है तो जून से शुरू होगी, तो यहां सरकार के पास 2 ऑप्शन है। सरकार का नहीं, हम तो 1 फरवरी को बजट लाएंगे और 1 फरवरी को जो बजट लेकर आएंगे 1 फरवरी को, वो पूरे साल का ही लाएंगे। पूरे साल का बजट बनाएंगे हम तो, और उसके बाद हम चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद सरकार बना लेंगे, चाहे दोबारा से उसी को पेश कर देंगे, लेकिन हम पूरे साल का लाएंगे। ध्यान से सुना। या दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार कहे नहीं हम इस बार बजट नहीं लाएंगे, चुनाव होने हम बजट ही नहीं लाएंगे, हम एक काम करेंगे, हमें 2 महीनों का कौन से 2 महीने सर? मार्च तक का तो पिछले बजट में हो जाएगा, आने वाले 2 महीने अप्रैल महीने का और मई महीने का, हमें 2 महीने के लिए पैसे दे दो कि 2 महीने तो हम सरकार में रहेंगे, हम 2 महीने के पैसे दे दो, हम उस बजट को पूरा करेंगे मई तक। अगर सरकार बना ली हमने दोबारा से पूरा बजट ले आएंगे, नहीं बना पाए तो जो बनेगी वो ले आए। यानी 2 ऑप्शन है। अब मुझे सोच के बताना, जो सरकार ये 2 महीने वाला ऑप्शन चुनेगी सर, इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि सरकार में जीतने की उम्मीद कम है, सरकार को खुद ही लग रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो 2 महीने का ला रही है, पूरी मेहनत नहीं कर रही। जिस सरकार को ये लगता और नहीं भी लगता तो वो ये सोचती है लोगों को कैसे विश्वास दिलाए कि हम कॉन्फिडेंट हैं, वो पूरे साल का लाएंगे। तो बजट जब चुनाव का समय होगा, फरवरी का महीना होगा सर, 2 ऑप्शन होंगे, या तो 2 महीने के परमिशन ले लो या पूरे साल का बजट लेकर आओ। बोलो हाँ या ना। तो कोई भी सरकार क्या करती होगी? अमूमन पूरे साल का ही पेश करती है, चाहे बाद में हार जाए वो अलग बात है, लेकिन साल का ही लेकर आती है। उसे पता हम साल का लाएंगे, जीत गए तो इसी में थोड़ा चेंज वेंज करके इसी को दोबारा दे देंगे जब चुनाव जीत चुके होंगे। या नई सरकार बनती तो अपना ही लेकर आती है। लेकिन अब यहां पर याद रखना सर, अगर 2 महीने का मांगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर हम पूरे साल का ही लेकर आएंगे तो पूरे साल की तरह हमें इनकम भी बतानी पड़ेगी, खर्चे भी बताने पड़ेंगे, पास भी कराना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जब हम पूरे साल के जैसा बजट लाएंगे उसे कहते हैं इंटरिम बजट। जो बजट पूरे साल के जैसा होता है उसे कहते हैं इंटरिम बजट, अंतरिम बजट, अंतरिम बजट। ध्यान से सुनना। और जो बजट हम लेकर आते हैं सर ये सोचकर कि बस 2 महीने की परमिशन हो जाए, उसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। अब इसमें क्या होता है सर? वोट ऑन अकाउंट ओनली 2 मंथ्स, एक्सपेंडिचर्स, सिर्फ 2 महीनों के खर्चों की डिटेल दी जाती है।
कि हमें 2 महीनों में खर्चे क्या करेंगे, सिर्फ 2 महीने के खर्च। इसमें पूरे साल के, फुल ईयर के, एक साल के फुल ईयर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दोनों की बात है, इनकम भी बतानी है, खर्चे भी। इनकम और एक्सपेंडिचर पूरे साल के जैसा ही, मतलब आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि सर एंट्री में या फाइनल है। एक्चुअली जी तो हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि कौन सा होगा। यानी सर 2024 का जो बजट आएगा फरवरी में, वो इंट्रीम बजट आएगा, क्योंकि चुनाव के बाद दोबारा से आएगा। ये सिर्फ 2 महीनों का होगा, बात समझना, ये सिर्फ 2 महीनों का होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा सर, जब पूरे साल का होगा तो इसको पास कराया जाएगा, पास करना होगा, पास्ट आफ्टर डिस्कशन। भाई जैसे डिस्कशन होता है पास होता, बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो होगा ये पास होगा विदाउट डिस्कशन। इसमें क्या है, 2 महीने की बात है सर, 2 महीने के लिए पैसा ले लेगी सरकार, कोई बहस नहीं करनी, ये बिना डिस्कशन के हो जाएगा, बिना डिस्कशन के 2 महीनों का पास हो जाएगा। अच्छा, जो पूरे साल का बजट आएगा, ध्यान से समझना, वो पूरे जनरल बजट के जैसा होगा, एक नॉर्मल बजट के जैसा होगा। डिस्कशन करना होगा, पास करना होगा, कंसोलिडेट से पैसा लेना होगा, जो भी बजट बनेगा उसका। लेकिन जब 2 महीनों का बजट आएगा सर, तो 2 महीनों के लिए कितना पैसा जाएगा, इसमें एक रूल बनाया गया। सर अप्रैल में आता है, फरवरी में लागू करते हैं, क्योंकि पास कराना होता है ना बीच में। तो आपने कहा सर 2 महीनों का कितना जाएगा, 2 महीनों का कितना जाएगा, ध्यान से समझना, कितना पैसा जाएगा। इसमें 1/6, इसमें कितना अमाउंट होगा सर, इस बजट का कितना पैसा होगा, 2 महीनों का अमाउंट होगा 1/6 ऑफ लास्ट ईयर बजट। जितना पिछले साल खर्चे थे उसका 1/6, लास्ट ईयर के खर्चों का 1/6 हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि 12 महीनों का जितना था लास्ट ईयर, उसका 1/6 कर दो तो 2 महीने का होगा। यानी अलग से नहीं बनेगा, इस बार हम सीधा क्या करेंगे, 2 महीनों का पैसा चाहिए सरकार को, तो सरकार को पिछले बजट कितना था, इतना 45 लाख करोड़, उसका 1/6 करो तो 2 महीने के बराबर आ जाएगा, इतना पैसा और मिल जाएगा। इस साल का पूरा काम करो, फिर सरकार जीत जाए या हार जाए उसके बाद फैसला होगा। तो अगर वोट ऑन अकाउंट चलेगा तो 2 महीने का बनेगा। अगर आप इंटरिम बजट बना रहे हो तो पूरे साल का बनाओगे, पूरे साल का बनाओगे तो इनकम भी बताओगे, खर्चे भी बताओगे, पास भी कराओगे डिस्कशन करके। जब 2 महीनों का बनाओगे तो सिर्फ पैसा मिल जाएगा, वो भी पता है कितना होना चाहिए, 1/6 पिछली बार का, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ खर्चे बता दो, इनकम तो 2 महीने में बताओगे नहीं कुछ भी। ये फर्क समझ लो। इसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, इसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। बहुत, कोई सरकार शायद ऐसी होगी जो जानबूझकर 2 महीने वाला लाएगी, तो उससे पहले ही इंफॉर्म हो जाएगा ना कि हमें 2 महीने चाहिए, मतलब इससे आगे हमारी हिम्मत है नहीं करने की, हम जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हर सरकार इंटरिम लाती है, चाहे विश्वास हो या ना हो। जनता को तो नहीं दिखा सकते कि विश्वास नहीं है। इंटरिम बजट में इलेक्शन के बाद जब नया गवर्नमेंट आती है तो पैसा 1 साल का लिया था वो पास कराया था, तो सरकार क्या करती है, वो 1 साल का जो होता है ना, नई सरकार बनती है तो आगे के उसमें 4 महीनों के बराबर खर्चा हो चुका होता है, बाकी 8 महीनों के हिसाब से आगे और बन जाता है। 4 महीने का लगभग हो चुका होता है, 3-4 महीने का, और 8 महीने का और कर देते हैं। यानी उसी को अगर उन्हीं की सरकार बनती है, दोबारा से आता है वो, चुनाव के बाद दोबारा से ही लाना पड़ेगा, चाहे उसी की सरकार हो, तो उसी में थोड़ा बहुत अपग्रेड करके ले आते हैं दोबारा से। ठीक है, तो इंटरिम और वोट ऑन अकाउंट दोनों आ सकते हैं भाई। अब मेरी बात समझना, बहुत आराम से इससे अनुमति लेते हैं संसद से, पार्लियामेंट के लोगों से, वोट से, कंसोलिडेट से निकालने के लिए जनता, संसद पास करती। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि सरकार सब कुछ काम करेगी सर, विपक्ष कोई काम नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, कि सरकार ही सारे काम करेगी, विपक्ष की पार्टी कोई काम नहीं करेगी। अब देखो, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, सरकार एक स्कीम लेकर आई
जिसमें यह कहा गया, फॉर एग्जाम्पल है ये, कि इस स्कीम के तहत लोगों का इलाज करेंगे और इस स्कीम के लिए हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए इस बार खर्च होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने कहा ना, एक एक सवाल की गारंटी दे रहा हूं मैं आपसे। सरकार एक योजना लाई है कोई, मान लो किसी का इलाज कराने वाली, और उसमें यह कहा कि हम इसमें 50,000 करोड़ खर्च करेंगे। अब इसको पास कराया जाएगा या नहीं? भाई बजट में 1 रुपया भी खर्च होगा तो पास कराया जाएगा या नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल पास कराएंगे। अब ये पास कराने के लिए जब गए तो एक व्यक्ति ने, एक पार्लियामेंट के मेंबर ने बोला इसके विरोध में, उन्होंने कहा कि ये स्कीम अच्छी नहीं है। अब इसमें 3 बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना, इसमें 3 बातें हो सकती हैं। एक क्या कह सकता है वो पार्लियामेंट का मेंबर? पार्लियामेंट का मेंबर ये कह सकता है, सर ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम अच्छी नहीं है, ये देश के लिए नुकसान वाली स्कीम है, इस स्कीम को हटाओ, समाप्त करो, खत्म करो, ये स्कीम अच्छी नहीं है, इसको हटाना चाहिए। एक विवाद ये हो सकता है, कहेगा सर स्कीम को हटाओ। अच्छा, एक ये कह सकता नहीं, स्कीम तो सही है लेकिन स्कीम में थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा परिवर्तन करो, स्कीम में ये वाले लोगों को भी जोड़ो, इस रिलीजन के लोगों को जोड़ो, इस कास्ट के लोगों को जोड़ो, इसको भी जोड़ लो। अच्छा, एक कह सकता नहीं स्कीम अच्छी है, बदलना नहीं है, स्कीम के लिए जो पैसा है वो कम करो, पैसा बहुत मांग रहे हो आप, पैसा कम करो, इतना पैसा खर्च नहीं हो। एक पार्लियामेंट का मेंबर 3 बातें कह सकता है, या तो पास कर देगा, पास नहीं होगा अगर तो 3 बातें होंगी, या तो कहेंगे इसे खत्म कर दो, या इसमें कहेंगे चेंज करो, या कहेंगे इसका पैसा कम करो। 3 बातें होती है। अब मान लो कि कोई विपक्ष का व्यक्ति मेंबर है, उन्हें खड़े होकर बात कही अपनी, लोगों को समझाया कि देखो ये स्कीम ऐसी है वैसी है, और अब वहां पे वोट कराया, जनता जो बैठी है वहां पे, जो मेंबर बैठे पार्लियामेंट के, उनसे वोट करा। अब वोट में मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना भाई कि हाँ ये बात सही कह रहा है और इसने जो कहा ठीक है, अब मान लो उसने ये प्रोसेस पास हो गया कि ठीक है इसको हटाओ, हटा दो, खत्म बिल्कुल, तो क्या करे सर? उस पॉलिसी में बजट के नाम के साथ लिखा रहता 1 रुपया। अब 1 रुपए में तो कुछ होगा नहीं देश में, भाई 1 रुपए में कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन 1 रुपया इसलिए लिख देते हैं ताकि इससे इंडिकेट मिल जाए कि ये पॉलिसी आई थी लेकिन अब हट गई है, तो समाप्त होने की पहचान है 1 रुपया, कि ये पॉलिसी आई थी, योजना आई थी, खत्म हो गई। जब उसको बदलाव के लिए भेजा जाता है कि बदल के लाओ, दोबारा से जाओ इसे चेंज करके लाओ, और इस बात पर बाकी सब लोग राजी होगा, मेजोरिटी से पास हो गई बात, जब मेजोरिटी से हो गई तो सरकार को क्या करना है? उस पॉलिसी को हटा के उसके नाम के आगे 100 रुपए लिखने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिसी बदलने के लिए गई हुई है, दोबारा आएगी। या फिर एक कहोगा कि सर नहीं, इसके लिए 30,000 करोड़ बहुत है, तो उसके लिए क्या करो, जो नई अमाउंट है, नई धनराशि पास हुई है, अब नया वाला पैसा लिखो वहां पर, कि इससे पता चल गया पैसा तो कम हो चुका है, नया वाला लिख दो वहां पर। तो इसका मतलब यह कि सर विपक्ष के पास ज्यादा काम है नहीं, लेकिन कभी कभी वो 1-2 काम कर सकते हैं विपक्ष वाले बजट में भी। तो क्या कर सकते हैं सर? वो ये काम कर सकते हैं कि किसी पॉलिसी के विरोध में अगर है, वो किसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वो अच्छी नहीं है, तो उस पॉलिसी के खिलाफ वो प्रोविजन लाए, प्रस्ताव लाए। अगर उनके प्रस्ताव को लोगों ने सहमति दे दी, अगर उनके प्रस्ताव को सहमति मिल गई, तब बढ़िया हो जाएगा सर। इन कानून को बोलते हैं कट मोशन। बिल्कुल सौरभ, एक आखिरी मिनट बचा है तो देखते हैं सर, उसके कहते हैं कट मोशन। अब इसको देख लीजिए एक बार सर, इसको बोलते हैं कट मोशन। अगर किसी पॉलिसी को खत्म किया जाएगा तो उसे कहेंगे पॉलिसी कट मोशन, उसमें 1 रुपया लिखेंगे। अगर कोई पॉलिसी चेंज की जाएगी तो टोकन कट कहेंगे सर, उसको कहेंगे 100 रुपए लिखेंगे। और अगर किसी पॉलिसी का अमाउंट घटाएंगे तो इकोनॉमी कट कहेंगे, वहां नया अमाउंट लिखेंगे। 3 ही कट मोशन होते हैं, मेरी बात तो समझो पहले सर। 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं। जैसे कि हम कानून में देखते हैं ना कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, संसद में फ्लोर टेस्ट हो रहा है, तो वैसे ही बजट में भी 3 कानून आ सकते हैं संसद में, 3 तरह के मोशन। एक आखिरी बात और कर रहा हूं, क्लास को ऑफ करता हूं, आज के टॉपिक को एंड करता हूं यहां पर, ठीक है। बजट में इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा कि सर बजट से एक दिन पहले क्या होता है। देखो, जिस दिन बजट आता है, याद रखना, हमेशा ये रूल याद रखना सर, बजट 1 फरवरी को आता है जनरली, तो उससे एक दिन पहले क्या आएगा, उस दिन एक रिपोर्ट आती है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। बस इतना ध्यान में रखना, बजट से एक दिन पहले क्या आता है सर, इकोनॉमिक सर्वे नाम की रिपोर्ट आती है। और जो इकोनॉमिक सर्वे के नाम से रिपोर्ट आती है, वो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को वित्त मंत्री लेकर आते हैं, जो कि इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ही बनाता है, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनकी गाइडेंस में। इससे पता चलता है बजट में एक दिन पहले कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। और इसकी शुरुआत हुई थी पहले
बजट शाम को आता था, ये सुबह आता था, लेकिन अब ये एक दिन पहले आता है, एक दिन बाद बजट आता है। सर ये पॉलिसी विपक्ष डालेगी? बिल्कुल। ये जो विरोध है, ये जो कट मोशन है, ये विपक्ष के लोग डालेंगे या फिर सरकार का भी डाल सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बस सरकार वाले अमूमन नहीं करेंगे भाई। सरकार वाले अपनी ही सरकार के विरोध में काम नहीं कर सकते हैं, तो वो विपक्ष वाला कह सकता है कि ये पॉलिसी में विरोध। अब वहां पर कई बार ना अंतरात्मा जाग जाती है कि भाई ये तो गलत योजना है, हम साथ नहीं देंगे, हम गठबंधन में है बीजेपी के, लेकिन साथ नहीं देंगे, हम गठबंधन में कांग्रेस के, पर कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। तब मेजोरिटी में अगर उसकी बात चली जाए विपक्ष वाले की, तो फिर सरकार को बदलना पड़ता है। तो बस इतनी बात आपको समझनी है सर कि बजट कब आता है, मैंने बताया आपको। तो बजट 1 फरवरी को आता है, और उससे पहले एक दिन पहले जनरली तौर पर 1 जनवरी को क्या आएगा आप कहोगे सर? 1 जनवरी को हम ये कह सकते हैं लगभग लगभग कि हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो 1 जनवरी को आता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जनरली 1 जनवरी को आता है भाई, याद रखना। सर्वे आती है, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो ये बेहतरीन सा कंटेंट मैंने अपने पास से दिया है। हलवा सेरेमनी वगैरह वो तो सब ऐसी बातें होती हैं, वो तो एक मतलब अलग सा प्रोसेस है भाई, मीठा खा लो, हलवा खा लो, कुछ भी। तो लेकिन आपने ये समझा सर इतना कुछ होता है बजट में, आज पता चला। तो होपफुली इससे बेहतर आपको कंटेंट आपके लेवल के लिए नहीं मिलेगा। अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए बजट चैप्टर की, जो मिले जहां से मिले कोशिश कर लीजिए। आज के लिए मैं इतना रखता हूं, और अगली क्लास में नए चैप्टर से शुरू करूंगा। और हाँ, एक सवाल जो डाउट था जिन बच्चों का सर, वो ये था कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा। देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार ने किसी राज्य सरकार को मदद में 50,000 करोड़ दिए, एक एग्जांपल है। तो मुझे ये बताना सोचकर कि किसी सरकार को केंद्र ने राज्य को 50,000 की मदद करी। मेरी बात ध्यान से सुनना, 50,000 मदद में दी, सहायता में दी। ये रेवेन्यू डेफिसिट में जाएगा या फिस्कल में जाएगा? आप कहोगे सर केंद्र जब देगा तो केंद्र का 50,000 खर्चा बढ़ा। अब क्योंकि ये मदद गया है, तो ये मदद में जाना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा सर, राजस्व बढ़ेगा, और राजस्व बढ़ेगा तो राजस्व का खर्चा भी, घाटा भी बढ़ेगा, क्योंकि 50,000 राज्यों को दिया मदद करने के लिए। तो ये राजस्व घाटे को बढ़ाएगा, राजस्व खर्चे को बढ़ाएगा, उससे घाटा भी बढ़ेगा। अब उसने क्या करा, राज्य ने इस 50,000 को लिया और 50,000 को लेकर एक सड़क बना दी। अब आप कहोगे सर सड़क तो डेवलपमेंट होता है, सड़क तो कैपिटल वाले में आना चाहिए था। अब ये कंफ्यूजन है कि इस कैपिटल में जाएगा या रेवेन्यू में जाएगा, क्योंकि केंद्र ने तो मदद करी है, राज्य ने उससे सड़क बनाई है। तो यहां जब ऐसे कंफ्यूज हुए कि राज्य जब पैसा ले मदद में और उसका इस्तेमाल कोई कैपिटल एसेट क्रिएट करने में करे, तब हम उससे रेवेन्यू डेफिसिट में से घटा के इफेक्टिव रेवेन्यू निकाल लेते हैं, वो इफेक्टिव रेवेन्यू कैटेगरी बन जाते हैं। तब उस केस में याद करना हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आज के लिए, इस चैप्टर के लिए। क्वेश्चन करिए, 10 में से 9 की गारंटी मैं ले रहा हूं अभी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होंगे डाउट, वो अपने आप रहेंगे, वो तो हमेशा रहते ही हैं, वो हो जाएंगे फिर बाद में। थैंक यू एवरीवन।